है 51.48, महिला 48.52, ग्रामीण 68.86, शहरी कितने 31.14। अब नेक्स्ट जो अपनी बात बनेगी वो क्या, सुनिए क्वेश्चन बनेगा अपना, अपन चर्चा कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा कट लग गया अपने क्लास में, देखिएगा। अपन यहाँ बात कर रहे थे कि शहरी आबादी कितनी 31.14 है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ग्रामीण आबादी में पुरुष कितने हैं, मैंने पूछा कि अगर देखें ग्रामीण पुरुष आबादी कितनी है, तो आपका उत्तर आएगा 68.63%। ये ग्रामीण पुरुष आबादी, ग्रामीण पुरुष आबादी कितनी है 68.63% है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ कि ग्रामीण महिलाएं कितनी है, तो भाई साहब आपका उत्तर बनेगा ग्रामीण जो महिलाएं, ग्रामीण पुरुष आबादी इतनी है, ग्रामीण महिला आबादी कितनी है, ग्रामीण महिला आबादी लगभग हो जाएगी अपनी 69%। यानी गांव में पुरुष आबादी कितनी है 68.63% और गांव में महिला आबादी कितनी है, ये है 69%। ठीक है, जो गांव में निवास करती है। कुल आबादी का, कुल आबादी जैसे अपन ने बात की कि ये ग्रामीण आबादी कुल है, ठीक है। अब टोटल जो पुरुष हैं उनमें ग्रामीण पुरुष कितने हैं, उनमें ग्रामीण महिलाएं कितनी हैं, ये आपको ध्यान देना है। आइए ग्रामीण पुरुष हैं 68.63% टोटल जो पुरुष हैं, और बात करते हैं ग्रामीण महिलाओं की, आइए आ जाती है 30.90%। कितनी प्रतिशत, सॉरी ग्रामीण महिलाएं आ गई, ग्रामीण पुरुष आगे तो ग्रामीण महिलाएं ये कितनी, आइए आ जाएंगे 69 पॉइंट में आपका 10%, 69 पॉइंट में 10%। ठीक बात। अब अपने को ये देखना है कि शहरी जो पुरुष हैं वो कितने, ग्रामीण पुरुष कितने होंगे टोटल आबादी में से। अब आपको ये देखना है कि शहरी पुरुष आबादी कितनी, ताकि गौर कीजिएगा शहरी जो पुरुष आबादी होगी, क्या लिख देता हूं मैं, शहरी पुरुष, ये शहरी पुरुष आबादी कितनी होगी भाई, ये ग्रामीण पुरुष हो गए, बच गए वो सारे के सारे शहरी पुरुष हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि 31 पॉइंट में 37% आबादी शहरी पुरुषों की। और बात आ जाए शहरी महिलाओं की, बात आ जाए शहरी महिलाओं की, शहरी महिलाएं कितनी, तो शहरी महिलाएं कितनी हो जाएंगी, इनमें से ग्रामीण महिलाएं 69 पॉइंट में 10 है, तो शहरी महिलाएं हो जाएंगी 30 पॉइंट में 90%। समझिए मेरी बात, यानी ये ग्रामीण पुरुष है तो ये शहरी पुरुष है, टोटल पुरुष आबादी होगी, ये ग्रामीण महिलाएं हैं, ये शहरी महिलाएं हैं, टोटल महिला आबादी होगी। ये तो ग्रामीण और शहरी के अकॉर्डिंग वर्गीकरण है। और ये वाला जो वर्गीकरण सीधा है कि भारत की ग्रामीण आबादी कितनी है 68.86 है, भारत की शहरी आबादी कितनी है 31.14 है। अगर महिलाओं की और पुरुषों की अलग अलग आबादी पूछी जाती है कि पुरुषों की ग्रामीण कितनी है, पुरुषों की शहरी कितनी है, महिलाओं की ग्रामीण कितनी है, महिलाओं की शहरी कितनी है, तो अपने पास ये आंकड़े आ जाएंगे। भाई बात समझ में ठीक। अब सुनिएगा, अब इसके बाद में जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो अपने से क्वेश्चन बनेगा कि ग्रामीण आबादी शहरी आबादी अपन ने देखी, तो अब सर्वाधिक नगरीय आबादी कौन से राज्य में निवास करती है। आपसे यूं आ सकता है प्रश्न कि सर्वाधिक नगरीय आबादी किस राज्य में निवास करती है, सर्वाधिक नगरीय आबादी, सर्वाधिक नगरीय आबादी आइए कौन से राज्य में, तो आप क्या अनुमान लगा रहे हैं, सर्वाधिक आबादी यूपी में, तो सर्वाधिक नगरीय आबादी यूपी में होगी, नहीं गलत सोच रहे हैं। सर्वाधिक नगरीय आबादी महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक नगरीय आबादी कहां होगी, तो अपना उत्तर आएगा सर्वाधिक जो नगरीय आबादी है आइए आ जाएगी महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीय आबादी कहां जाएगी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में आपको याद रखना है दूसरे नंबर पे यूपी, यानी एक नंबर पे राज्य याद रखना महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में 2 नंबर राज्य याद रखना यूपी। ये सर्वाधिक नगरीय आबादी है। जब बात आती है न्यूनतम नगरीय आबादी की, क्वेश्चन आए कि न्यूनतम नगरीय आबादी ये कहां पे, सर्वाधिक नगरीय आबादी कहां आ गई, तो आपका उत्तर बनेगा सर्वाधिक जो नगरीय आबादी है आइए महाराष्ट्र में आ गई, और न्यूनतम जब नगरीय आबादी की बात आई तो ये सिक्किम में। न्यूनतम नगरीय आबादी कहां पे है, सिक्किम में। और सिक्किम के साथ आपसे ये पूछे दूसरा बताइए, आप बता देंगे अरुणाचल प्रदेश। अब सुन, बात ये आती है कि सर्वाधिक नगरीय आबादी का प्रतिशत कौन से राज्य में, भाई टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है, अगर संख्या देखी जाए नगरीय आबादी की संख्या ज्यादा महाराष्ट्र में, नगरीय आबादी परसेंट बनता है न्यूनतम नगरीय आबादी सिक्किम में, अरुणाचल में। लेकिन अब सुन, यानी राज्य की कुल जनसंख्या में, राज्य की कुल जनसंख्या में, राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशतांश नगरीय आबादी, सर्वाधिक प्रतिशतांश नगरीय आबादी का ऐसा कौन सा राज्य है कि जिसमें प्रतिशत के हिसाब से नगरीय आबादी है, पूछा है। तो आपका उत्तर आएगा सर ऐसा राज्य है ना वो गोवा, और गोवा अगर ऑप्शन नहीं मिले तो दूसरा मिजोरम। एक नंबर पे गोवा है, दूसरे नंबर पे मिजोरम है, याद रख लेनी है। अब बात आएगी अपनी कि गोवा और मिजोरम, तो मिजोरम में लगभग 51 पॉइंट में 51% आबादी है वो शहरी है, और गोवा में लगभग 62 पॉइंट में 17% आबादी है वो शहरी। और याद रखना जहां शहरी का प्रतिशत ज्यादा होगा वहां ग्रामीण का प्रतिशत सबसे कम आ जाएगा। भैया शहरी का प्रतिशत ज्यादा है गोवा में, गोवा में ग्रामीण का कम हो जाएगा। अब बात आती है कि राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशतांश नगरीय आबादी का कहां है, तो आपने कहा गोवा और मिजोरम में, और न्यूनतम प्रतिशतांश, न्यूनतम प्रतिशतांश रखने वाले राज्य, भाई सर्वाधिक प्रतिशतांश तो गोवा और मिजोरम रखेंगे, लेकिन मैंने कहा कि न्यूनतम प्रतिशतांश रखने वाले जो राज्य हैं अब वो कौन से, आपका क्या जवाब बनेगा। न्यूनतम जो प्रतिशतांश रखने वाले राज्य हैं उनमें एक तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश, यहां पर नगरीय आबादी मात्र 10% के लगभग रहती है। आप कह सकते हैं एक तो आ गया हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद में एक आ गया बिहार। हिमाचल प्रदेश में मात्र 10 पॉइंट में 0.4% नगरीय आबादी है, बाकी ग्रामीण, इसलिए ग्रामीण में सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां जाएगा, हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में 11 पॉइंट में 30%। ऑल ओवर आपसे इंडिया में पूछा जाए कि नगरीय आबादी का प्रतिशत ज्यादा कहां पे, दिल्ली में 97.5%, नोट लगा के लिख लेना। पूरे भारत में, पूरे भारत में नगरीय आबादी का सर्वाधिक प्रतिशतांश ये कहां है, दिल्ली में 97.50%। कितने प्रतिशत है, 97.50%। लिखिएगा आगे चलते। सर्वाधिक नगरीय आबादी होगी कहां पे, तो अपन कहेंगे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, न्यूनतम नगरीय आबादी सिक्किम और अरुणाचल में। बात करते हैं सर्वाधिक प्रतिशतांश नगरीय आबादी का गोवा और मिजोरम में, न्यूनतम प्रतिशतांश हिमाचल और बिहार में। पूरे भारत में नगरीय आबादी का सर्वाधिक प्रतिशतांश कहां पे, दिल्ली में 97.50। यहां क्यों लिखा, क्योंकि मैंने राज्यों की बात की थी, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य कौन सा है ज्यादा वो है। आई बात समझ में, ठीक। अब सुनिए इसके बाद में फिर बात आती है कि ग्रामीण जो आबादी है उससे जैसे शहरी आबादी के अपन ने प्रश्न बना ली, ग्रामीण आबादी की सर्वाधिक संख्या, ग्रामीण आबादी की, ग्रामीण आबादी की सर्वाधिक संख्या ये कौन से राज्यों में, तो अपना उत्तर आ जाएगा एक तो उत्तर प्रदेश में, एक बिहार में। ये ग्रामीण आबादी की सर्वाधिक संख्या है।
बात करते हैं ग्रामीण आबादी की न्यूनतम संख्या। ग्रामीण आबादी की न्यूनतम संख्या आपसे पूछेगी ग्रामीण आबादी की न्यूनतम संख्या कहां पे, तो आपका उत्तर आ जाएगा सिक्किम और मिजोरम में। कहां पे है? एक तो आ गया सिक्किम और सिक्किम के साथ एक आ गया मिजोरम। ये ग्रामीण आबादी की न्यूनतम संख्या है ना, कहां पे? सिक्किम और मिजोरम। अब बात की जाती है प्रतिशत के हिसाब से। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशतांश वाला राज्य। अब मुझे एक बात बताइएगा, जहां पर नगरीय आबादी का प्रतिशत सबसे कम रहेगा वहां ग्रामीण का सबसे ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की लगभग 90% आबादी है ये ग्रामीण है। इसके बाद में आप कह सकते हैं बिहार, और बिहार की लगभग अपन कह सकते हैं 88.70% आबादी यही क्या है, आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ की आबादी आपका ग्रामीण। बात करते हैं कि प्रतिशत के अनुसार, प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम प्रतिशतांश रखने वाला राज्य। अब जहां ग्रामीण आबादी ज्यादा थी, जैसे यहाँ तो शहरी आबादी का प्रतिशत कम आ गया। जहां शहरी आबादी ज्यादा है वहां ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कम आ जाएगा। ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कम कहां है? तो गोवा में, क्योंकि गोवा में शहरी आबादी के दिखता है। गोवा के अंदर ग्रामीण आबादी की कमी रहती है, मात्र 37.83। 37.83 देखना एक बार, यहाँ कितनी थी? 65.17 थी, तो 37.83 आई थी। ठीक है, आगे बात सुनिए। अब सुनिए, तो ये न्यूनतम में गोवा गया। गोवा के बाद में एक होता वहां पे आपका मिजोरम। वहां 51 था, तो 51 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 51 48.49 कितना आ जाएगा? 48.49%। ये तो आ गया न्यूनतम प्रतिशतांश, ये आ गया सर्वाधिक प्रतिशत, ये आ गई सर्वाधिक संख्या, ये आ गई न्यूनतम संख्या किसकी? तो आपने कहा ग्रामीण आबादी। कौन सी आबादी की? ग्रामीण। अब सुनिए, आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत में टोटल आबादी अपन लोगों ने देखी, भारत की कुल आबादी कितनी है? 1 करोड़ 21 लाख, ऐसे नहीं, 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977। ये भारत की आबादी है। ये क्या? भारत की आबादी। इधर मैं बात करता हूं कि सर्वाधिक सर्वाधिक आबादी वाले राज्य, सर्वाधिक आबादी वाले राज्य। इधर मैं बात करता हूं न्यूनतम आबादी वाले राज्य, न्यूनतम आबादी वाले राज्य। सर्वाधिक आबादी वाले राज्य बोले तो अपन कौन सा क्रम बनाएंगे राज्यों का? अवरोही क्रम। इधर कौन सा क्रम बनाएंगे राज्यों का? आरोही क्रम। आपको याद क्या रखना, ज्यादा लंबी छोटी बातें नहीं है भाई। सबसे ज्यादा आबादी कहां रहती? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में बिहार, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। याद रखना है, उमा, उमा भी पश्चिम बंगाल में आ गई, आ गई, आ गई। 3 बार बोला, उमा भी पश्चिम बंगाल में आ गई, आ गई, आ गई। कौन? उमा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। याद रखना। कम कहां पे है? ये आई है, तो यहां पे याद रखना सिम में। इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं। सिक्किम, मिजोरम, सिम में अरुण से मिलने गोवा गई, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। याद रह जाएगा। याद रखना सिम में अरुण से मिलने कहां गई? गोवा गई। जब चली गई तो कम है आबादी, और जब आ गई, उमा भी पश्चिम बंगाल में आ गई, आ गई, आबादी बढ़ गई। अब मुद्दा ये उठता है कि यूपी में टोटल आबादी जितनी भी है उसका लगभग कितना है? 16.50% लगभग आता है। यानी कुल आबादी का 16.50% आता है। आपको 49 भी मिल जाए तो चिंता नहीं करनी है, 16.49 भी मिल जाए, एनसीईआरटी में मिलेगा आपको कक्षा 12 की बुक में। 16.50 लगभग आपको याद रखना कहां पे? उत्तर प्रदेश। इसके बाद फिर आगे बात करते हैं कि महाराष्ट्र में कितनी? 9.28%। यानी कुल आबादी का 9.28% आबादी कहां पे? महाराष्ट्र। कम में बात करते हैं सिक्किम में कितनी है? 0.05% है। बात करते हैं मिजोरम में कितनी है? 0.09%। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 0.11%। बात करते हैं गोवा में कितनी है? 0.12%। तो यहां पर बिहार में कितनी? बिहार में लगभग अपन कहें 8.58%। 60 मान लो, 58 मान लो। बात जब पश्चिम बंगाल में आती है तो 7.55%। ये आगे सर्वाधिक आबादी वाले राज्य, ये आगे न्यूनतम आबादी वाले राज्य। मोटा मोटी तो बात यही याद रखनी है। ये वाली बात तो बाई चांस अगर पूछ ले तो अपन तैयार रहे। सर्वाधिक आबादी यूपी में रहती तो है, लेकिन देश की कुल आबादी का यूपी में कितना प्रतिशत है 2011 के अनुसार? तो आपका उत्तर बनेगा 16.50% है। महाराष्ट्र में 9.28% है, बिहार के अंदर 8.58 है, पश्चिम बंगाल में 7.55 है, सिक्किम में 0.05 है, मिजोरम में 0.09 है, अरुणाचल में 0.11 है और गोवा में 0.में। अब देखिएगा साथियों, इसके बाद बात आती है कि ये सर्वाधिक आबादी यहाँ रहती। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेशों, अगर आपसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक आबादी कहां निवास करती है, तो आपका उत्तर क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो आबादी है इसे अपन कह सकते हैं अवरोही, ये अवरोही क्रम। मैं बात करता हूं न्यूनतम आबादी। न्यूनतम आबादी में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे आरोही क्रम। मैं पूछूं सबसे कम आबादी है कहां पे जी? आप कहेंगे सर लक्षद्वीप में। सबसे कम आबादी कहां पे? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप के बाद में कहां पे? बढ़ते चले दमन द्वीप में। उसके बाद दादरा नगर हवेली, बढ़ जाओ। उसके बाद सर, उसके बाद तो अंडमान निकोबार में आ जाओ। अंडमान निकोबार। बात आती है यहां पे तो ज्यादा कहां पे? दिल्ली में।
पुडुचेरी में, और उसके अलावा कहां पे, चंडीगढ़ में, हो गए 7। अब आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर लद्दाख, अरे भाई तो 2021 वाली जनगणना में आएंगे, ये तो 2011 की पढ़ रहे हैं। 11 के अंदर इस प्रकार से इनका क्रम बनता है। अब अगर पूरे भारत के जनसंख्या के इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, एक बात साफ निकल के आती है कि सर्वाधिक आबादी का निवास ये मैदानी क्षेत्र में, यानी आप नोट लगा के लिख सकते, भारत की अधिकांश आबादी का जमाव, भारत की अधिकांश आबादी का जमाव मैदानी प्रदेशों में है। अब वो मैदानी प्रदेश चाहे तटीय मैदान है जैसे केरल, चाहे वो मैदानी प्रदेश आपका गंगा नदी का डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो है, और चाहे गंगा का मैदान पूरा का पूरा, कहने का मतलब मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद आप लिखिएगा जनसंख्या, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से आते हैं ये अपने को देखते हैं। अब एक तो आता है भौगोलिक कारक, और भौगोलिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है और लगता भी वो है जल की उपलब्धता, यानी बिना जल तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो जल की उपलब्धता, यानी जो भौगोलिक कारक है उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा आता है, तो आपका उत्तर आएगा वो आता है जल की उपलब्धता। भाई जल की उपलब्धता होगी तो लोग वहां ज्यादा निवास करें, नहीं होगी तो वहां कम करें, पानी तो मिलना चाहिए, बिना पानी तो सिस्टम ही गड़बड़ है, तो जल की उपलब्धता है। उसके बाद में मिट्टी, भाई मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं होगी तो वहां पर लोग करेंगे क्या, मिट्टी का होना जरूरी है। इसके बाद में वहां की क्लाइमेट कैसी, वहां की जलवायु, और जलवायु के साथ अपन यूं कह सकते हैं वो आकृति, जल की उपलब्धता, मिट्टी, जलवायु, भू आकृति, ये तमाम चीजें हैं जो क्या करती हैं, जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जल की उपलब्धता है, मिट्टी है, जलवायु है, भू आकृति ये है। अब बात आती है आर्थिक कारकों की, कि आर्थिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं। आर्थिक कारकों में साथियों जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करें, सबसे पहला कारक होता है औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण भी कह दो, नगरीकरण होगा तो रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी, और इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि खनिजों की उपलब्धता। भाई अब छोटा नागपुर पठार का जितना भी प्रदेश है ये क्यों आबाद है, खनिजों की उपलब्धता के कारण तो आबाद है। आज ऑस्ट्रेलिया है तो पूरा महाद्वीप ऐसा है जो खनिजों की खोज में आदिवासी महाद्वीप है, वहां जब तक खनिज नहीं खोजे गए थे लोग थे नहीं, के बाद लोग आए, ठीक। अब बात आती है आर्थिक कारक हो गए, ठीक हो गए। इसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कारक, याद रखना, यानी भौगोलिक कारक हो गए, आर्थिक कारक हो गए, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक हो गए। इनमें आपको याद रखना भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक, ये तमाम कारक हैं जो क्या करते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, या फिर अपन कहें इसके ऊपर कहीं ना कहीं अपना प्रभाव रखते हैं। इन सभी कारकों के इर्द गिर्द जनसंख्या का जमाव ये आपका नियंत्रित रहता है कि कहां भू आकृति कैसी है, जलवायु, मृदा, जल, ठीक है, ये सारों की उपलब्धता रहेगी तो वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे। भू आकृति का मतलब पर्वत है, पठार है, मैदान है, ज्यादा लोग कहां रहते हैं, प्रभावित कौन करता है, आकृतियां करती हैं, पर्वतों की चोटियों पर जाके कौन रहता है, कोई नहीं रहता, मैदानी प्रदेश में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। आगे देखिएगा, लिख पाए आप, चले आगे लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखिएगा इसके बाद में जैसे ही आगे बढ़े तो अपने पास बनेगा कि अपने भारत में आबादी जो है वो कहां कहां निवास करती है, किस प्रकार से अपन ने देखा कौन कौन से राज्यों में है, अभी इसकी वर्धी दर जो वगैरह है उसके बाद चर्चा करने वाले हैं। देखिए अब बात आती है अपनी कि जनसंख्या में वृद्धि तो होती है, जनसंख्या वृद्धि। अब ये जो जनसंख्या में वृद्धि होती है ना, इस वृद्धि को इससे वृद्धि दर से परिकलित किया जाएगा, और अपने जनगणना होती कितने वर्षों में, अपन कहेंगे 10 वर्षों में, तो अपन इसको क्या कहेंगे, दशकीय वृद्धि दर कहेंगे। क्या एक्चुअल में वृद्धि है क्या, निश्चित दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या में हुई वृद्धि, यानी निश्चित दो समय बिंदु, कोई भी दो समय बिंदु एक टाइम पीरियड होता है, निश्चित दो समय बिंदुओं के बीच में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में हुई जो वृद्धि है उस वृद्धि को आप क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर आएगा जनसंख्या वृद्धि। जैसे अगर मैं बात करूं 2001 से 2011 के बीच में, मैंने कहा 2001 से लेकर किसके बीच में, 2011 के बीच में, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सुनिए, इसका जो सूत्र होता है वो होता है P2 माइनस P1 बटे में P1 गुणा में 100। मैं वृद्धि दर निकालने तो गुणा में 100 तो लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है P2 का मतलब वर्तमान वाली, तो अपन कहेंगे वर्तमान आबादी। अब इसमें से पहले वाली आबादी निकालें तभी तो निकलेगा ना कितनी बड़ी है। अब ये वृद्धि कौन सी आबादी पर हुई, पूर्व आबादी पर हुई, गुणा में क्या लगा देना है, 2 लगा देना, यानी याद रखिएगा P2 माइनस P1 बटे में P1 गुणा में 100, वर्तमान आबादी माइनस में पूर्व आबादी बटे में पूर्व आबादी गुणा में 100, यानी वर्तमान में आबादी कितनी है, पहले आबादी कितनी थी, ये अपने को ध्यान रखना है, वर्तमान आबादी माइनस में पूर्व आबादी बटे में पूर्व आबादी गुणा में 100, ये चीज आपको याद रखनी।
मतलब 2011 की आबादी माइनस में 2001 की बटे में 2001 वाली वर्दी तो उसी पे हुई ना, पॉपुलेशन सेकंड है माइनस में पॉपुलेशन फर्स्ट है बटे में पॉपुलेशन फर्स्ट है गुणा में 100 है। आइए वर्दी निकाली जाती है, और ये जो सामान्य तरीके से निकाली जाती है इसे कहते हैं प्राकृतिक वर्दी, जनसंख्या में प्राकृतिक वर्दी। और जनसंख्या में प्राकृतिक वर्दी का मतलब क्या होता है? मतलब केवल जन्म दर और मृत्यु दर पर है। प्राकृतिक जो वर्दी होती है इसका सीधा साथ संबंध रहता है जन्म दर व मृत्यु दर पर निर्भर। ये जो आबादी रहती है इसे आप कहते हैं प्राकृतिक आबादी की प्राकृतिक वर्दी। कितने लोग जन्मे कितने लोग मरे ये प्राकृतिक हो जाएगी। लेकिन यहां पे मैंने कहा प्राकृतिक के बाद कि अभिप्रेरित वर्दी जिसे आप कह सकते हैं, जिसे आप कृत्रिम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस वर्दी का कारण क्या? अगर कहें वास्तविक, भैया तो प्राकृतिक है, लेकिन वास्तविक जो है वो कैसे निकाली जाएगी? प्राकृतिक जो भी आपके पास इसमें से प्लस तो कर दो जो यहां प्रवासी आए हैं, माइनस कर दो जो यहां से चले गए हैं, अलाइन कर दें। क्या होता है वास्तविक वर्दी? जन्मदार मृत्यु दर इन पर निर्भर कुल आबादी, प्लस में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, माइनस में मृत्यु प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, ये तो होगी प्राकृतिक। लेकिन अब प्राकृतिक जो आई अपने पास इसमें से कितने लोग तो आगे और कितने लोग चले गए, कितने अप्रवासी हैं कितने उत्प्रवासी हैं। और उत्प्रवास की जब बात आती है तो भारत में सर्वाधिक उत्प्रवासी ये कहां से है? उत्प्रवासी उत्तर प्रदेश से। सर्वाधिक अप्रवासी कहां से है? कहां पे है? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा आने वाले लोग महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा जाने वाले लोग कहां से? यूपी से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से। तो ये बात आगे बढ़ी, ठीक बात है, सुनिए चले आगे। चल अब साथियों बात आती है क्या कि जनसंख्या में वृद्धि तो हुई है, लेकिन ये वृद्धि कब कब कैसे? मैं बात करूंगा कि जनसंख्या की दशकीय वृद्धि। और दशकीय वृद्धि में आपको कोई लंबी चौड़ी कहानियां याद करनी नहीं है, आपको इतना याद रखना है 1901 से लेके 1911 इस दौरान कितनी वृद्धि देखने को मिली। वृद्धि दर तो निश्चित है, जनसंख्या तो बड़ी बड़ी है, इस दौरान 5 पॉइंट में और 75% की वृद्धि देखने को मिली। फिर मैंने कहा 1911 से 1921 के दौरान आपको कितनी वृद्धि देखने को मिली? सर गड़बड़ हुई, माइनस में चले गए, माइनस में, और माइनस में 0 पॉइंट में 31%। और यहीं पे आप नोट करके ले ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक, ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक। सुनिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं 1921 से 1931 में चले तो क्या हुआ? बढ़ी बढ़ेगी 11 पॉइंट में 60% हो। उसके बाद फिर 1931 से 1941 में चले, यहां पर वो बढ़ती 14 हो जाती, 14 पॉइंट में 62। फिर एक घटेगी 13 हो जाएगी, 13 पॉइंट में 31। कहां पर? 1941 से लेके 1951। आइए घटकर कितनी होगी तो आप कहेंगे, आइए घटकर होगी 13 पॉइंट में 31। फिर आगे चले 1951 से लेकर 1961, यहां आबादी कितनी हो जाती? यहां आबादी और बढ़ेगी, स्पीड से बढ़ेगी, 24 पॉइंट में 64% है। एनसीईआरटी में काउंट लिख रखा है ना, तो 24 पॉइंट में 51%, वैसे 64% है। इसके बाद फिर आगे चले 1961 से लेकर 1971, यहां पर कितनी? यहां पर आगे 24 पॉइंट में 80%। और ये वाला जो आप दशक देख रहे हैं 1961 से 71, यानी भी सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक। ये कौन सा? तो आपका उत्तर बनेगा 61 से लेकर 71 तक। फिर आगे बढ़ेंगे तो अपने पास 1973 से लेकर और 1981 जनसंख्या तो बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन सर्वाधिक वृद्धि दर ये आ गई, इसका मतलब नीचे डाउन यानी ये 24.80 था, अब की बार वृद्धि दर कितनी आ गई? 24.66%। फिर आगे बढ़े तो अपने पास 1981 से 1991, यहां पर 23 पॉइंट में 85% ये वृद्धि दर। उसके बाद 1991 से लेकर 2001 में यहां वृद्धि दर आपको देखने को मिलती है लगभग 21 पॉइंट में 54। और ये तो आपको चरण से याद है, 2001 से लेकर और 2011 के अंदर आपकी वृद्धि दर देखने को मिली वो थी 17 पॉइंट में 64%। कितने प्रतिशत? 17 पॉइंट में 64% याद रखना, ये वाली आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना 17 पॉइंट में कितने प्रतिशत? 64। अब जब आबादी का अनुमान लगाएंगे यहां बढ़ी, यहां बढ़ी, यहां बढ़ी, यहां बढ़ी, यहां से ये वाला जो भाई अपन यूं कहें कि यहां तो बढ़ी थी, यहां पे घट गई, एक ये वाला पेज बना 21 से लेकर 51 तक वाला, लेकिन 51 से लेकर 81 में तो स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ी कि ये इस वाले काल को 51 से लेकर 51 से चल पड़ा, 51 से लेकर और 81 तक वाला जो काल है ये जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक काल है। ऐसा काल है विस्फोटक। और चल बड़ा यहां वृद्धि दर कैसी है? तो आपका उत्तर आएगा ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि इस टाइम में महामारी वगैरह आ गई थी, महामारी का फैलना, इन्फ्लुएंजा वगैरह है, हैजा वगैरह है, पीलिया वगैरह, ये सारी महामारियां फैली। और साथ के अंदर महामारियों के साथ साथ आपको याद रखना है इस वाले टाइम में क्या हुआ? अकाल पड़ा। बात तक यहां वृद्धि क्यों हुई? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगातार मृत्यु दर का कम होना, मृत्यु दर कम हुई, जन्म दर बढ़ी, ये वृद्धि होगी, आर्थिक सुरक्षा मिली लोगों को, चिकित्सा की सुविधाएं मिली लोगों को, इसलिए यहां पर जनसंख्या बढ़ी सबसे ज्यादा। ये सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक है, ये न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक है। लेकिन आपसे पूछे जनसंख्या विभाजक वर्ष, आपसे पूछे जनसंख्या विभाजक वर्ष, आइए कौन सा? तो साथियों आपका उत्तर बनेगा जनसंख्या विभाजक जो वर्ष है ये 1921 है। यानी 21 वाले वर्ष में अगर यहाँ वृद्धि नहीं, सॉरी कमी नहीं हुई होती तो आज बहुत ज्यादा स्पीड रही होती, लेकिन यहाँ पर तो ऋणात्मक रही। क्यों रही? आपको कारण बताया। जनसंख्या विभाजक वर्ष दो ही माने जाते हैं, एक तो 1921 का, एक 1951 का। क्यों? 51 के बाद भी जनसंख्या लगातार स्पीड से बढ़ी थी, इसलिए 51 वाले को भी क्या कहा जाता है? जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। देखिएगा, लिखिएगा इनको आगे चल। अब एक चीज और याद रखनी है आपको, क्या कि
1901 से अगर वर्तमान में देखें अपन तो लगभग आबादी 6 गुना बढ़ गई है। यानी मैं यहां लिख दूं 1901 की तुलना में आबादी 6% बढ़ गई है। 6% नहीं, 6 गुना, 6 गुना बढ़ गई। यानी अगर आप 1901 की आबादी देखोगे तो वर्तमान तक आते आते तो आबादी उससे 6 गुना बढ़ गई। या आप जनघनत्व देखते हैं उससे भी अनुमान लगा सकते हैं उस टाइम जनघनत्व कितना था आज कितना, इसका मतलब अगर जनघनत्व 6 गुना बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है तो आबादी भी 6 गुना बढ़ी हुई प्रतीत होती है। कई बार आरबीसी तो नहीं पूछती, पर्सन अधीनस्थ चयन बोर्ड है वो पूछ लेता है। आरबीसी का पैटर्न तो सीधा साधा सा रहता है, उसमें ये अपन उलझ जाते हैं, लेकिन उलझना नहीं है, तोड़ना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, नई बात समझ। आगे देखिएगा साथियों, अब बात करते हैं इस आधार पर अगर आपने देखा तो भारत में देखिएगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न काल, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न काल, और ये जो जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न काल रहे इनमें नंबर 1 पे बात करते हैं तो स्थिर या रुद्ध प्रावस्था का काल, यानी इस काल में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की उच्च बनी रही। आइए 1901 से लेकर 1921 तक का काल है। वजह क्या थी? जनसंख्या स्थिर क्यों रही? अपन कह सकते हैं जन्म दर एवं मृत्यु दर में अधिकता, कमी नहीं अधिकता। भाई जन्म दर भी ज्यादा थी और मृत्यु दर भी ज्यादा थी। लोग जिस स्पीड से जन्म ले रहे थे उसी स्पीड से मर रहे थे, यानी दोनों बराबर टेबरिंग कह सकते हैं, जन्म दर मृत्यु दर में अधिकता, यानी दोनों ही यहां पर क्या रही? आप कहेंगे बराबर रही, ज्यादा सा फर्क पड़ा। इसके बाद में नंबर 2 पे का बात आती है नियमित वृद्धि का, यानी यहां पर थोड़ी सी मृत्यु दर में कमी है। नियमित वृद्धि का काल ये रहा 1921 से 1901 का नियमित वृद्धि का काल। यहां पे जन्म दर और जो मृत्यु दर है इनमें से मृत्यु दर में कुछ कमी है। मृत्यु दर में क्या है? कमी है, आप यूं कह सकते हैं जन्म दर की अधिकता लेकिन मृत्यु दर में कमी। जन्म दर की तो अधिकता लेकिन मृत्यु दर में कमी। आइए इसकी वजह थी। अब आ रहा है मेन काल, वो काल है क्या आएगा? विस्फोटक वृद्धि का काल। आप कहेंगे विस्फोटक वृद्धि का काल क्यों रहा? ये 1951 से 1981, यानी यहां पर आबादी बड़ी स्पीड से बढ़ती और स्पीड से बढ़ने की वजह क्या थी? स्पीड से बढ़ने की वजह थी कि यहां पर मृत्यु दर में कमी, अपन यूं कह सकते हैं मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, आर्थिक सुरक्षा ये कारण था, इसलिए यहां पर बढ़ी। लोगों को मतलब ये था कि पेट तो भरी जाना है और भर जाना तो बढ़ती नहीं। आगे 4 नंबर पे बात करते हैं अब धीरे धीरे कमी का काल है, घटती दर से वृद्धि का काल। मतलब घटती दर से वृद्धि का काल का मतलब भाई जनसंख्या है ये घट तो रही है, सॉरी बढ़ तो रही है, लेकिन वृद्धि दर लगातार घट रही है। देखिएगा एक बार पीछे वाले टेबल का एनालिसिस कीजिएगा। 81 के बाद अपन देखें 23.85 21.54 17.64, जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन वृद्धि दर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है जितनी पिछले दशकों में थी। इसकी वजह क्या है? ये 1981 से वर्तमान तक इसके एक ही वजह, एक तो विवाह की आयु, विवाह कर रहे हैं किस तरह लड़की के लिए और सुधार होगा। नंबर 2 बात स्त्री शिक्षा, जब तक महिलाएं नहीं पढ़ पाएंगी तब तक जनसंख्या वृद्धि वाले काल में उन्नति हो नहीं पाएगी। मतलब पढ़ा लिखा दंपति होगा तो वहां उनके बच्चे आपको कम देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं स्थितियों। तो ये वाली स्थिति विवाह की आयु में संशोधन होगा, स्त्री शिक्षा। और इसके साथ आपको याद रखना है कि देश में भी कुछ एक अपन यूं कहें जो अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? उन्नति हुई, तो सुविधाएं वगैरह मिलने लगी, तो लोग अच्छे स्तर का जीवन जीने लगे। निम्न स्तर का जीवन जहां जिया जाएगा वहां आबादी ज्यादा मिलेगी, जबकि उच्च स्तर आबादी को क्या कर देता है? कम कर देता है। ये भी कारण है। तो ये थी अपनी बातें। अब अपन नेक्स्ट जो बातें हैं वो कल की क्लास में करेंगे।